वेरी गुड सफदर। मुझे तुम्हारी जहानत पर नाज है। अब तुम ऐसा करो कि कैप्टन शकील और नुमानी को साथ लेकर हेडक्वार्टर पहुंच जाओ और उसका बाहर से मुकम्मल जायजा लो। मैं 1 घंटे बाद खुद भी वहां पहुंच जाऊंगा। कोड X2 ही होगा। बाकी हिदायत मौके पर ही दूंगा। ओवर एंड ऑल। X2 ने कहा और उसके साथ ही सफदर ने विंड बटन दबाकर रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और फिर बूथ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। फोन बूथ से निकलकर वो करीब बने हुए टॉयलेट में घुस गया और फिर उसने वॉइस ट्रांसमीटर पर दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। चंद लम्हों बाद ही कैप्टन शकील की आवाज सुनाई दी। शकील स्पीकिंग ओवर। सफदर बोल रहा हूँ कैप्टन शकील। नोमानी को साथ लेकर फिफ्थ ब्लॉक पहुंच जाओ। वहाँ 40 सुमरा पैलेस की निगरानी करनी है। मैं भी पहुंच रहा हूँ और 1 घंटे बाद X2 खुद भी वहां आ जाएगा। कोड X2 ही होगा। ओवर एंड ऑल। सफदर ने कहा और फिर वो टॉयलेट से निकलकर रेस्टोरेंट के हॉल में पहुंचकर एक मेज पर बैठ गया। दूसरे ही लम्हे एक खूबसूरत वेटरेस उसके सर पर पहुंच गई। कॉफी। सफदर ने बड़े खुश्क लहजे में कहा और वेटरेस एक लम्हे तक उसे हैरत से देखती रही, फिर सर हिलाती हुई तेजी से वापस मुड़ गई। शायद उसे शराब की जगह कॉफी का ऑर्डर सुनकर हैरत हुई थी, क्योंकि हॉल में तकरीबन हर भरी हुई मेज पर शराबी पी जा रही थी। चंद ही लम्हों बाद कॉफी उसकी मेज पर सर्व कर दी गई और सफदर ने बड़े इत्मीनान से कॉफी की चुस्कियां लेना शुरू कर दी। साथ ही साथ वो सोच रहा था कि जितनी आसानी से मुजरिमों के हेडक्वार्टर का पता चल गया है, शायद इतनी आसानी से इस तंजीम का खात्मा न हो सके। बहरहाल उसे खुशी थी कि कम से कम अब काम करने के लिए एक लाइन ऑफ एक्शन तो मिल ही गई। कॉफी पीने के बाद उसने बिल अदा किया और फिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर उसने एक टैक्सी पकड़ी और उसे फिफ्थ ब्लॉक चलने का कहकर वो इत्मीनान से बैठ गया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद तकरीबन 10 मिनट बाद टैक्सी ने उसे एक सड़क पर उतार दिया। ये सड़क फिफ्थ ब्लॉक कहलाती थी और यहाँ बड़ी बड़ी आलीशान रिहायशी कोठियां बनी हुई थी। सफदर ने किराया अदा किया और फिर जब टैक्सी आगे बढ़कर एक मोड़ पर घूमकर उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई, वो अपनी जगह खड़ा रहा। फिर वो कोठियों के नंबर देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फैयाज कासाब्लांका स्टेशन पर उतरा, फिर बगैर इधर उधर देखे वो खासी तेज रफ्तारी से चलता हुआ स्टेशन से बाहर आ गया। उसे खतरा था कि उसके साथी उसे गैर मुतवक्के के तौर पर इस स्टेशन पर उतरते चेक न कर ले, मगर स्टेशन पर मुसाफिरों और उनके इस्तकबाल के लिए आने वाले अफराद का खासा हुजूम था, इसलिए फैयाज को यकीन था कि उसे चेक नहीं किया गया होगा। स्टेशन से बाहर आते ही उसने एक खाली टैक्सी एंगेज की और उसे एडवर्ड होटल चलने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक काफी बड़े होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। फैयाज ने मीटर देखकर किराया अदा किया और फिर वो तेज तेज कदम उठाता मेन दरवाजा क्रॉस करता हुआ होटल के हॉल में दाखिल हो गया। वसी वो अरीज हॉल तकरीबन खाली था। खाल खाल मेजें ही पुर थी। फैयाज इधर उधर देखे बगैर सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर पर एक नौजवान खड़ा बड़ी गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। मेरा नाम फैयाज है और मुझे मार्गरेट ने भेजा है। फैयाज ने तेज तेज लहजे में काउंटरमैन से मुखातिब होकर कहा। ओ, आइए मेरे साथ। काउंटरमैन ने चौंक कर कहा और फिर वो इंतहाई तेजी से काउंटर से बाहर निकला और दाएं हाथ पर बनी हुई राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया। फैयाज उसके पीछे पीछे था। राहदारी के इख्तिताम पर एक दरवाजा था जिसे खोलकर काउंटरमैन अंदर दाखिल हुआ। फैयाज ने भी उसकी पैरवी की। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें दीवारों के साथ साथ आरामदाह सोफे रखे हुए थे। तशरीफ रखिए, अभी आपको महफूज पनागा तक पहुंचाने का इंतजाम हो जाएगा। काउंटरमैन ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा और फैयाज तकरीबन गिरने वाले अंदाज में सोफे पर ढेर हो गया। लीजिए, ये आला किस्म की विस्की शौक फरमाइए। काउंटरमैन ने एक अलमारी से विस्की की बोतल और गिलास निकालकर सोफे के सामने पड़ी हुई छोटी सी मेज पर रखते हुए कहा। तुम लोगों का ताल्लुक किस खुफिया तंजीम से है? फैयाज ने विस्की गिलास में उंडेलते हुए पूछा। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, मिस मार्गरेट का मिशन है कि वो मजलूम लोगों को दुश्मनों से बचाती रहती है। ये होटल उनकी मिल्कियत है। काउंटरमैन ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा और सुपर फैयाज ने सर हिलाते हुए एक ही झटके में विस्की का आधा गिलास अलग में उंडेल लिया। फिर उसने दूसरा गिलास भरने के लिए विस्की की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर अभी उसका हाथ बोतल तक पहुंचाना था कि उसकी आंखें बंद होती चली गई और वो सोफे पर ही लुढ़क गया। काउंटरमैन ने तेजी से बोतल और गिलास उठाकर वापस अलमारी में रखे और फिर दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में आ गया। अब वो तेज तेज कदम उठाता दोबारा हॉल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। हॉल में पहुंचकर वो सीधा काउंटर पर आया और उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। जल्दी राब्ता कायम हो गया। शेकल स्पीकिंग, परिंदा जख्मी पड़ा है, इसे ले जाओ।
काउंटर मैन ने रास्ता कायम होते ही तेज लहजे में कहा, ठीक है, हम अभी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाब मिला और काउंटर मैन ने रिसीवर रख दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटी बजी तो काउंटर मैन ने रिसीवर उठा लिया। यस, होटल एडवर्ड। काउंटर मैन का लहजा कारोबारी था। हम परिंदे को लिए जा रहे हैं, तुम शिकारगाह में इत्तला करा दो। वही करक आवाज सुनाई दी। ओके, उसे इंतहाई हिफाजत से ले जाना खासा अहम है, काउंटर मैन ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। उधर उगबी गली से 3 अफराद फैयाज वाले कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने फैयाज को कंधे पर लादा, जबकि उनमें से एक ने मेज पर पड़े टेलीफोन का रिसीवर उठाकर काउंटर मैन से बात की और फिर रिसीवर रखकर वो उगबी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गली के अंदर सियाह रंग की एक खासी बड़ी कार मौजूद थी। फैयाज को उन्होंने पिछली नशिस्तों के दरमियानी जगह लिटा दिया और उस पर कंबल डालकर उसे पूरी तरह छुपा दिया गया। फैयाज को उठाकर ले आने वालों में से एक आदमी पिछली नशिस्त पर बैठ गया, जबकि दूसरे ने सामने वाली सीट संभाली और काउंटरमैन से बात करने वाला स्टीयरिंग पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद कार खासी तेज रफ्तारी से बैक होकर मेन रोड पर आई और फिर फर्राटे भरती हुई आगे बढ़ती चली गई। वो सब खामोश बैठे हुए थे। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक ऐसी सड़क पर आ गए जो शहर से बाहर की तरफ जाती थी। अब कार की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई थी। शैकल कह रहा था कि खासा अहम आदमी है। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने पहली बार जुबान खोली। जाहिर है अहम आदमी ही इस तरह ले जाए जाते हैं। करीब बैठे हुए शख्स ने मुख्तसर सा जवाब दिया, वैसे मुझे हैरत है कि ये अहम आदमी इतनी आसानी से काबू कैसे आ जाते हैं। पिछली नशिस्त पर बैठे हुए फर्द ने कहा, हर अहम आदमी जरूरत से ज्यादा एतमाद की बिना पर मार खा जाता है, ड्राइवर ने जवाब दिया। इस तरह बातें करते हुए वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते चले गए। तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल सफर करने के बाद वो एक पेट्रोल पंप पर रुक गए। वहां से उन्होंने कार में पेट्रोल भरवाया और फिर वो आगे बढ़ गए। रास्ते में कई चेक पोस्टों पर उनकी कार रोकी गई, मगर एक नजर देखकर उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई। इस तरह मुसलसल 6 घंटे के तेज रफ्तार सफर के बाद वो वेस्ट हार्ब के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए। यहाँ चूंकि ट्रैफिक कुछ जरूरत से ज्यादा ही थी, इसलिए उन्होंने कार की रफ्तार नॉर्मल कर दी और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गए। कॉलोनी की एक महलनुमा इमारत के गेट पर उन्होंने कार रोक दी। गेट पर मौजूद एक मुसल्लह दरबार तेजी से उनके करीब आया। परिंदा ले आए हैं, ड्राइवर ने दरबार से मुखातिब होकर कहा और साथ ही कलाई की पुश्त उसके सामने कर दी, जिस पर क्रॉस की सूरत में टेप चिपका हुआ था, जैसे किसी जख्म पर टेप लगाई जाती है। ओके, दरबार ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और वापस मुड़कर उसने फाटक खोल दिया। कार सीधी आगे बढ़ती चली गई और फिर इमारत के वसी व अरीज पोर्च में जाकर रुक गई और वो तीनों तेजी से बाहर निकले। उन्होंने कंबल हटाकर बेहोश पड़े फैयाज को बाहर खींचा और उनमें से एक उसे कांधे पर लादकर इमारत के अंदर दाखिल हो गया, जबकि बाकी 2 वहीं खड़े रह गए। सामने वाला दरवाजा खोलकर फैयाज को ले आने वाला एक कमरे में पहुंचा और उसने फैयाज को कमरे में मौजूद एक सोफे पर लिटा दिया और खुद तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद उनकी कार मुड़कर वापस फाटक की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उस आदमी के बाहर निकलते ही कमरे का एक दरवाजा खुला और 3 नौजवान अंदर दाखिल हुए। उन्होंने फैयाज को उठाया और फिर कमरे से निकल गए। मुख्तलिफ कमरों से गुजरकर वो एक छोटे से कमरे में आए और उनमें से एक ने स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही कमरा किसी लिफ्ट की तरह तेजी से नीचे उतरता चला गया। चंद लम्हों बाद कमरा रुका तो सामने का दरवाजा खुलता चला गया और वो एक छोटी सी राहदारी में चल रहे थे। राहदारी के आखिर में एक दरवाजा था। वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हुए तो एक काफी बड़े कमरे में पहुंच गए। ये कमरा बड़ी बड़ी मशीनों से भरा हुआ था। तमाम मशीनें दीवारों के साथ नस्ब थी, जबकि दरमियान में एक स्ट्रेचर नुमा बिस्तर मौजूद था। सफेद एप्रॉन पहने 2 आदमी वहां मौजूद थे। उनके इशारे पर फैयाज को ले आने वालों ने बड़ी खामोशी से फैयाज को उस स्ट्रेचर पर लिटा दिया और खुद तेजी से वापस मुड़ गए। उनके जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सफेद एप्रॉन वाला एक आदमी तेजी से एक छोटी सी मशीन की तरफ बढ़ा और उसने मशीन का बटन ऑन कर दिया। मशीन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मशीन के ऊपर मौजूद छोटी सी स्क्रीन भी रोशन हो गई। स्क्रीन पर एक नकाबपोश का हिवला उभर आया। बॉस, होटल एडवर्ड से भेजा हुआ आदमी ऑपरेशन रूम में पहुंच गया है। उस आदमी ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा, ठीक है, पहले उसे चेक करो कि क्या वाकई ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस का सुपरिटेंडेंट फैयाज है या नहीं। नकाबपोश की सख्त आवाज कमरे में गूंज उठी। बेहतर बॉस, उस आदमी ने कहा और फिर वो तेजी से मुड़ा
और उसने पहिए लगे हुए स्ट्रेचर को खींचकर एक मशीन के साथ लगा दिया। इस मशीन के ऊपर एक बड़ा सा शीशे का बना हुआ कंटोप एक लच्छेदार तार के साथ नस्ब था। उसने वो कंटोप बेहोश पड़े फैयाज के सर पर चढ़ा दिया और फिर एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही मशीन पर नस्ब सैकड़ों छोटे छोटे बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। उस आदमी ने मशीन के साथ मौजूद माइक उठाया और कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बार बार इसी फिक्रे को दोहरा रहा था। चंद लम्हों बाद मशीन में से तेज सीटी की आवाज निकलने लगी और फिर यकलक एक आवाज भी निकली, मेरा नाम फैयाज है। ये आवाज फैयाज की थी, जो बेहोश होने के बावजूद लाशऊरी तौर पर जवाब दे रहा था। तुम कहाँ से आए हो? सवाल करने वाले ने पूछा। पाकिस्तान से, फैयाज ने जवाब दिया। वहाँ क्या करते हो? सवाल किया गया। मैं इंटेलिजेंस में सुपरिटेंडेंट हूँ, फैयाज ने जवाब दिया। यहाँ वेस्ट हार्प में किस लिए आए हो? सफेद एप्रोन वाले ने एक और सवाल किया। मुझे एक टीम के साथ सरकारी तौर पर मुजरिमों की एक बैनुल अक़वामी तंजीम दहशतगर्द के खात्मे के लिए भेजा गया है, फैयाज ने जवाब दिया। अपने मिशन की तफसील बताओ, सवाल पूछा गया। इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल सर रहमान ने मेरे अलावा 10 मेंबरों की टीम रवाना की है। हम एक मखसूस तैयारे में वेस्ट हार्प के सरहदी शहर में आए थे। वहां से ट्रेन के जरिए अलहदा होकर वेस्ट हार्प में दाखिल होना था। सर रहमान ने हमें मजीद हिदायत वेस्ट हार्प में देनी थी, फैयाज ने तफसील बताते हुए कहा। इससे पूछो कि सर रहमान के साथ राब्ता कैसे कायम करेगा। अचानक चीफ बॉस की आवाज कमरे में गूंजी और फिर यही सवाल सफेद एप्रोन वाले ने दोहरा दिया। B2 ट्रांसमीटर हर मेंबर के पास है, सिर्फ वही राब्ते का जरिया है, फैयाज ने जवाब दिया। ऐसा करो कि मेरी आवाज की लिंक मशीन से मिलवा दो, मैं खुद इसे सवाल करूंगा। चीफ बॉस की आवाज गूंजी और ऑपरेटर ने इंतहाई तेजी से उस स्क्रीन वाली मशीन का एक तार खींचकर सवाल जवाब वाली मशीन से कनेक्ट कर दिया। इमरान को जानते हो? चीफ बॉस ने फैयाज से बराह रास्त सवाल किया। हाँ, इमरान मेरा दोस्त है, फैयाज ने जवाब दिया। क्या वो भी तुम्हारे साथ आया है? चीफ बॉस ने पूछा। नहीं, वो अलहदा आएगा, मगर वो यहाँ मेरे साथ राब्ता कायम करेगा और फिर इस तंजीम के खिलाफ मेरे लिए काम करेगा, फैयाज ने जवाब दिया। वो तुमसे कैसे राब्ता कायम करेगा? चीफ बॉस ने पूछा। उसका मुझे इल्म नहीं, उसने कहा था कि वो खुद ही राब्ता कायम कर लेगा, फैयाज ने जवाब दिया। सर रहमान ने उसे सरकारी तौर पर तुम्हारे साथ क्यों नहीं भेजा? चीफ बॉस ने एक और सवाल किया। सर रहमान और उसकी शुरू से मुखालिफत है, वो काफी अरसे से सर रहमान से अलहदा रह रहा है, फैयाज ने जवाब दिया। अलहदा रह रहा है से तुम्हारा क्या मतलब है? चीफ बॉस ने चौंक कर पूछा। सर रहमान इमरान का वालिद है, फैयाज ने कहा और चीफ बॉस के मुंह से गुर्राहट निकल गई। S1, अचानक चीफ बॉस ने सफेद एप्रोन वाले से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, उसने बड़े मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसे 1130 का इंजेक्शन लगा दो और इसकी गर्दन में X11 फिट कर दो, ताकि इसका जहन हमारे कंट्रोल में रहे और इसकी कारकर्दगी भी मुसलसल चेक कर सके, चीफ बॉस ने हिदायत देते हुए कहा। बेहतर जनाब, S1 ने एक और मशीन की तरफ बढ़ते हुए कहा। और सुनो, S2 को सिर्फ इसकी कारकर्दगी की मुसलसल चेकिंग पर लगा दो, मुझे इसकी मुकम्मल रिपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि इसके जरिए मैं इमरान और सर रहमान दोनों का खात्मा कर सकूं, चीफ बॉस ने हिदायत देते हुए कहा। ठीक है जनाब, इसे वापस भेज दिया जाए, S1 ने पूछा। तुमने वेस्ट हार्प पहुंचकर कहाँ ठहरना था? चीफ बॉस ने इस बार फैयाज से मुखातिब होकर पूछा। होटल ऑर्गेन्जा, वहाँ मेरे नाम से कमरा बुक है, फैयाज ने जवाब दिया। S1, जहनी कंट्रोल का इंजेक्शन और X11 की फिटिंग के बाद इसे होटल ऑर्गेन्जा पहुंचा देना और इसके जहन से मार्गरेट से मिलने और होटल ऑर्गेन्जा तक पहुंचने तक के तमाम वाकयात खुरेज देना, ताकि ये किसी को किसी किस्म की निशानदही ना कर सके, चीफ बॉस ने S1 से मुखातिब होकर कहा। बेहतर बॉस, आपके हुक्म की तामील होगी, S1 ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, काम मुकम्मल होने के बाद मुझे रिपोर्ट देना ताकि मैं फाइनल चेकिंग कर लूँ, चीफ बॉस ने कहा और उसके साथ ही स्क्रीन से उसका हेवला गायब हो गया। S1 और S2 दोनों अब तेजी से चीफ बॉस की हिदायत के मुताबिक काम करने में मसरूफ हो गए। S2 ने एक इंजेक्शन फैयाज की गर्दन की पुश्त में इंजेक्ट कर दिया। उस इंजेक्शन के बाद फैयाज का जहन अब चीफ बॉस के कंट्रोल में आ गया था। चीफ बॉस सिर्फ सोच की लहरों से उसे कोई भी हुक्म हजारों मील दूर से दे सकता था और फैयाज ने उसकी तामील लाजमी करनी थी, चाहे उसकी जाने क्यों न चली जाए। फिर वो उसकी गर्दन की पुश्त में एक छोटा सा टेली ट्रांसमीटर खाल चीर कर फिट करने में मसरूफ हो गए, ताकि फैयाज ना सिर्फ हर वक्त उनकी नजरों के सामने रहे, बल्कि वो रिसीविंग मशीन पर उसके मुंह से निकलने वाला
हर लफ्ज सुन भी सके। सफदर कोठियों के नंबर पर नजरें दौड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ता चला गया और फिर जल्द ही उसे एक काफी बड़ी इमारत के गेट पर 40 का हिंसा चमकता हुआ नजर आ गया। सफदर ने वहां रुककर इधर उधर देखा तो उसे एक हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी। ये सीटी उसे अपनी पुश्त पर एक दरख्त की तरफ से आती सुनाई दी थी। वो तेजी से पलटा और फिर उसी लम्हे दरख्त की ओर से कैप्टन शकील निकलता हुआ नजर आया। नुमानी कहाँ है? सफदर ने पूछा। वो इमारत की पुष्ट पर मौजूद है। और एक अहम बात सुनो, अभी अभी एक कार इस कोठी से बाहर निकली है जिसे एक खूबसूरत लड़की चला रही थी। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। तो फिर इसमें खास बात क्या हुई? सफदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी मैंने खास बात बताई कहाँ है। कार में उस लड़की के साथ इमरान भी बैठा हुआ था, कैप्टन शकील ने कहा और सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी आंखों में हैरत के तासुरात थे। क्या कह रहे हो? इमरान का यहाँ क्या काम? वो तो पाकिस्तान में होगा, सफदर ने कहा। काम का तो मुझे इल्म नहीं, बहरहाल इमरान कार में बैठा जरूर था और खासा मुतमईन लग रहा था, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओह, ये खबर एक्स2 को जरूर मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस बार इमरान अपने तौर पर यहाँ काम कर रहा है। उसका ख्याल होगा कि वो अपने तौर पर मिशन कामयाब करके एक्स2 पर तंज करेगा। सफदर ने कदरे कुसीले लहजे में कहा। हो सकता है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, कैप्टन शकील ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इमरान हमारा दोस्त सही, मगर ये सीक्रेट सर्विस और एक्स2 की इज्जत का सवाल है। एक्स2 का सर इमरान के सामने नहीं झुकना चाहिए। सफदर के लहजे में आने अज़म करवटें ले रहा था। और फिर इससे पहले कि कैप्टन शकील को जवाब देता, एक नौजवान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ता नजर आया। वो कोई मकामी नौजवान था। सफदर और कैप्टन शकील उसे अपनी तरफ आता देखकर हैरत से उसे देखने लगे। एक्स2 सामने वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाओ, नौजवान ने उनके करीब से गुजरते हुए मध्यम लहजे में कहा, मगर उसके हलक से निकलने वाली मखसूस गुर्राहट ने ही उन्हें बता दिया कि वह एक्स2 है, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का पुरअसरार चीफ, जिसे असल शक्ल में देखने की हसरत में वो सब मरे जा रहे थे। एक्स2 कई बार इस रूप में उनके सामने आया था, मगर उन्हें मालूम था कि वो किसी भी कीमत में उसकी शक्ल न देख सकेंगे और शायद ये हसरत वो अपने साथ लिए कब्र में चले जाए। एक्स2 जब काफ़ी आगे बढ़ गया तो वो दोनों भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उस रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। जब वो रेस्टोरेंट के दरवाजे में दाखिल हुए तो उन्हें सामने कैबिन में एक्स2 बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा अखबार के मुताले में मसरूफ नजर आया। वो दोनों झिझकते हुए उस कैबिन में दाखिल हुए और फिर सफदर ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर कर दिया। उसी लम्हे एक वेटर ने पर्दा हटाकर सर अंदर डाला। 2 कप कॉफ़ी, एक्स2 ने अपनी मखसूस आवाज़ में कहा और वेटर का सर गायब हो गया। वो दोनों कदरे मौतबाना अंदाज में उसके सामने बैठे थे और शायद ये उनकी ज़िंदगी में पहला मौका था कि वो एक्स2 के इतने करीब बैठे हुए थे। चंद लम्हों बाद वेटर ने कॉफ़ी के 2 मग मेज़ पर रख दिए। पियो, एक्स2 ने इशारा करते हुए कहा और उन दोनों ने खामोशी से कॉफ़ी के मग उठा लिए। नोमानी कहाँ है? एक्स2 ने धीमे लहजे में पूछा। वो इमारत की पुष्ट पर है, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। गुड, एक्स2 ने हुंकारा भरते हुए कहा। सर, एक अहम खबर है। कैप्टन ने अभी अभी बताया है कि मतलूबा इमारत से एक कार निकली थी जिसे एक लड़की चला रही थी और इमरान उसके साथ बैठा था। सफदर ने धीमे लहजे में कहा। इमरान? एक्स2 बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ सर, वो इमरान ही था, मैंने वाज़ेह तौर पर देखा था, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है इमरान अपने तौर पर काम कर रहा है और वो हमसे पहले हेडक्वार्टर पहुंच गया है। एक्स2 के लहजे में गहरी तशवीश नुमाया थी। सर, वो शायद हमारे मुंह से निवाला छीनने का प्रोग्राम बनाए हुए है। मैंने फैसला किया है कि उसे किसी कीमत पर ऐसा नहीं करने दूंगा, सफदर ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। हमें उससे उलझने की ज़रूरत नहीं है, मगर हमें अपने काम की रफ्तार तेज़ कर देनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस इमारत को अंदर से चेक कर लिया जाए, एक्स2 ने कुछ सोचते हुए कहा। ठीक है जनाब, ये मुजरिमों का हेडक्वार्टर है। अगर यहाँ भरपूर हमला किया जाए तो यकीनन हम मुजरिमों की शायरक काट सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, तुम तीनों इमारत के अंदर जाओ, अपने वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर लेना। मैं इमारत से बाहर रहूँगा, अगर कोई खतरा हुआ तो मैं भी आ जाऊँगा, एक्स2 ने कहा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता कैबिन से बाहर निकलता चला गया। एक्स2 के जाने के बाद उन दोनों ने इत्मीनान से कॉफ़ी के कप ख़त्म किए और फिर बाहर आ गए। सफदर ने काउंटर पर कॉफ़ी की कीमत अदा की और फिर वो रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। अब शाम खासी गहरी हो चुकी थी, इसलिए हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। वो दोनों अलहदा होकर चलते हुए मुख्तलिफ रास्तों से उस इमारत के उकब में पहुंच गए
जहां तनवीर एक छोटी सी दीवार की ओट में पहले ही मौजूद था। हिस्सा अव्वल खत्म युद्ध।